ओके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक टॉपिक हिस्ट्री से, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का ये जो प्रोसेस है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को लेके है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को लेके है, या फिर इसमें कुछ और चीजें ऐड हो सकती हैं। क्या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ ट्रेड, इंडस्ट्रीज, जॉब्स, इन सभी चीजों तक लिमिटेड है? और एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पूरे प्रोसेस में ये जो ग्लोबलाइजेशन है, क्या ये मॉडर्न डे इकोनॉमी की उपज है, या फिर ये बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा है। हम जब भी ग्लोबलाइजेशन टर्म देखते हैं तो हमको यही समझ में आता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो ट्रेड कॉमर्स के थ्रू एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे चार कंट्रीज हैं: फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों कंट्रीज में कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो कि अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन से चारों करते हैं। बट जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो ये चारों के चारों ही अपने प्रोडक्ट्स को एक मार्केट में एक दूसरे के मार्केट में ले जाके सेल करेंगे, जिससे कि चारों के पास वो चारों अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। और यही है ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से हम सब ये समझ पाएंगे कि आज के टाइम पे हम अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को हर एक कंट्री में यूज कर पा रहे हैं। ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू हुआ है न जाने कितने टाइम पहले, जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जब से सिल्क रूट हुआ करता था, जब हम लैंड के थ्रू यूरोप से ट्रेड किया करते थे और मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम किसी तरीके से ट्रेड कर पाए। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की जो फीलिंग है, या ग्लोबलाइजेशन जो एक टर्म है, ये आज से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि ये हजारों सालों से चलता हुआ चला आ रहा है। हमने ये भी देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई हद तक हम सारे के सारे लोग वेस्ट एशिया से ट्रेड किया करते थे, क्योंकि आज का वेस्ट एशिया होता है। और इस ट्रेड में जो मोड ऑफ करेंसी थी वो मिलेनिया थी, जिसको हम कौड़ी भी बोलते थे, जो एक्चुअली में शी सेल्स हुआ करते थे। तो ये प्रोसेस एज अ होल, ग्लोबलाइजेशन इज अ वेरी ओल्ड प्रोसेस। जब से हमने ट्रेड करना शुरू किया है, और ना सिर्फ ट्रेड, बल्कि कई सारे ट्रैवलर्स हुआ करते थे जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके घूमा करते थे, वहां के सिस्टम को समझते थे। ट्रेडर्स होते थे, प्रीस्ट होते थे, पिलग्रिम्स होते थे। लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक अपने गॉड, अपने भगवान सभी को पूजा करने के लिए, या उनके दर्शन के लिए, या फिर हज के लिए, ये सब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाते थे। चाहे वो नॉलेज की बात हो, या अपॉर्चुनिटी की बात हो, या लोगों की स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की बात हो, या किसी सजा से बचने की एक कोशिश हो, लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते ही थे। ह्यूमन सोसाइटी का ये पार्ट रहा है, जहाँ पे लोग एक तरीके से मोबिलाइज होते हैं। लोग एक तरीके से मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। और ये पूरा प्रोसेस ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाएगा, जहाँ पे ना सिर्फ कि गुड्स, ट्रेड, बल्कि ह्यूमंस also migrate from one place to another, and their reason for the migration might be different. It could be for the spiritual fulfillment, it could be for the knowledge purpose, it could be for a better opportunity like a job or something else, or it could be to escape a persecution.
बट मूवमेंट तो था, माइग्रेशन तो था। अब जरा समझिए, उस टाइम पे जो हमारा ट्रेड होता था, सबसे बड़ी बात तो ये कि उस ट्रेड में कहीं ना कहीं हम सारे के सारे लोग मोड ऑफ करेंसी कौड़ी या शी सेल को यूज करते थे। आज के टाइम पे तो नहीं, बट पहले ये होता था, जिससे कि हम ट्रेड वगैरह किया करते थे। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक 9th सेंचुरी की इमेज है, जहाँ पे एक शिप अपीयर हो रही है जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे है, और ये दिखाती है कि किस तरीके से ओशनिक ट्रेड पहले हुआ करता रहा होगा। तो चलिए, अब आगे हमारा पहला टॉपिक आता है सिल्क रूट, रूट्स लिंक द वर्ल्ड। अब एक रूट होना चाहिए जिसके थ्रू लोग उसको यूज करके ट्रेड कर पाए, मूव कर पाए, एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाए, और एक रीजन होना चाहिए उस मूवमेंट का। अगर लोग सेटिस्फाइड होंगे जहां वो हैं, जिस तरीके से वो हैं, तो वो कभी भी मूव नहीं करेंगे। उस टाइम पे एशिया में सिल्क और इसके अलावा स्पाइसेस, ये कुछ एक अच्छी क्वालिटी में इनका प्रोडक्शन होता था। और जब ये सारी चीजें ट्रेड के लिए यूरोप जाती थी, तो यूरोप से वापसी में हमें कई सारे गोल्ड, सिल्वर या फिर ऐसे एक्सपेंसिव चीजें मिलती थी, जिनसे कि ट्रेड ये पॉसिबल हो पाया करता था। कई बार तो हमने नॉर्दर्न अफ्रीका तक को भी ट्रेड किया है। अब माना ये भी जाता है कि जो ट्रेड रहा है वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन एरा से भी पहले का है, यानी काफी टाइम से ये ट्रेड चल रहा है सिल्क रूट का। और ये कब तक चला? अप्रोक्सीमेटली 15th सेंचुरी तक ये सिल्क रूट का ट्रेड चलता है। प्रॉब्लम क्या आई फिर, क्यों बंद हो गया? 1453 में एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल, वहां पे ऑटोमन टर्क्स का कब्जा हो गया, और उसके बाद से चीजें बदल गई। कॉन्स्टेंटिनोपल वो जगह है जो कि यूरोप को एशिया के साथ जोड़ती है लैंड रूट से। और जब वहां पे ऑटोमन टर्क्स आ गए, तो ट्रेड कर पाना शायद उतना आसान नहीं रहा, और इस वजह से 15th सेंचुरी तक ही ये सिल्क रूट फ्लरिश कर पाया, इसके बाद से नहीं। अब बात करेंगे कि क्या सिर्फ और सिर्फ सिल्क, स्पाइसेस और उसके अलावा प्रीशियस मेटल्स का ही लेन देन हुआ? क्या और कुछ चीजें हमें या हमने आपस में शेयर करी या नहीं करी? तो जी बिल्कुल, और भी चीजें शेयर, जैसे कि रिलीजन, इसके अलावा हमारी फूड, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, हमारा क्लोथ्स, हमारा वे ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें भी हमने एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई। जैसे कि बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट का एक रिलीजन, जो कि बाद में मिडिल ईस्ट में, एशिया में और फिर यूरोप में भी लोगों ने इसको प्रमोट करना शुरू किया। साथ ही साथ मुस्लिम प्रीचर्स भी कई सारे अलग अलग कंट्रीज में गए, जिन्होंने इस्लाम को प्रमोट किया। ऐसे ही क्रिश्चियन मिशनरीज भी थे, जिन्होंने इसी रूट के थ्रू एशिया में आके क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने फूड को शेयर किया। बट सिल्क रूट ने ना सिर्फ ट्रेड के लिए वर्ल्ड को लिंक किया, बल्कि उसके अलावा हमने रिलीजन, फूड, टेक्नोलॉजी, आवर वे ऑफ लिविंग, लैंग्वेज, साइंस, जो कुछ भी पॉसिबल था, सब कुछ आपस में शेयर किया। और इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि ये जो फीलिंग ऑफ वननेस है या कनेक्टेड रहने की एक जो तरीका है, जहां से हम ट्रेड कर रहे हैं,
जब हम एक दूसरे को जानेंगे तो शायद ज्यादा अच्छे से ग्लोबलाइज हो पाएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज अबाउट द फूड ट्रैवल्स। हमने देखा कि रिलीजन तो ट्रैवल किया ही किया, साथ ही साथ फूड भी ट्रैवल किया। जरा समझते हैं इसको। दो एग्जाम्पल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, एक तो है स्पेगेटी और दूसरा है पोटैटो का। कल्चरल एक्सचेंज में ये बिल्कुल आएगा। ट्रेडर्स या ट्रैवलर्स जो भी होते थे वो अपने साथ में अपना खाना लेके जाया करेंगे, या अपने साथ में कुछ ऐसा खाना या स्नैक्स लेके जाएंगे जो कि रेडी होगा, रेडी फूड होगा, जिससे कि वो वर्स्ट के सिनारियों में भी अपना पेट भर सके, सर्वाइव कर सके। अब एक ऐसा ही एग्जाम्पल है स्पेगेटी का, या फिर जिसको हम नूडल्स भी बोलते हैं। माना ये जाता है कि ये जो नूडल्स है ये वेस्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से ये वेस्ट की तरफ गया, यूरोप की तरफ गया, और यही बाद में उसका नाम चेंज होकर लग गया स्पेगेटी। फिर अरब जो ट्रेडर्स थे, उनके थ्रू पास्ता 5th सेंचुरी में सिसिली में पहुंचाया गया, जो कि इटालियन प्रोविंसेस है, इटली का एक आइलैंड है। ऐसे ही कई सारे फूड्स जो कि इंडिया और जापान में थे, उनको भी पहुंचाया गया। मतलब एक तरीके से फूड्स भी क्या किए जा रहे हैं, एक्सचेंज किए जा रहे हैं, जो बाकी जगहों के लिए शायद कभी नोन टू थे ही नहीं। और ऐसे में लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ही स्टैब्लिश हो गए, जहाँ पे दूर दूर से आए हुए ट्रेडर्स अपने साथ में लेके जाते थे, और एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से शेयर करके प्रमोट किया करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास एक बहुत कॉमन फूड है आज के टाइम पे, एंड दैट इज पोटैटो। सोया है, ग्राउंडनट्स है, मेज है, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज, और भी कई सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं। एंड गेस व्हाट, यू ऑल आर लकी कि आप लोग कम से कम इन चीजों का टेस्ट ले पाए। आप सोचिए कि 5th या 6th सेंचुरी पहले आज से कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में आलू को खाया नहीं होगा, देखा नहीं होगा, स्वीट पोटैटो, चिलीज नहीं पता होगा। ये तो भला हो इस पूरे प्रोसेस का, ग्लोबलाइजेशन का, या इस ट्रेड का, या इस पूरे एक तरीके से एक्सचेंज का, जिसने कि फूड को एक दूसरे के साथ शेयर किया गया। These foods were only introduced in Europe and Asia after the Christopher Columbus accidentally discovered vast continent, जो कि अमेरिकन थे। ये सारे के सारे फूड आइटम्स कहीं ना कहीं अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस होते थे। और जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा तो वहां के फूड आइटम्स को भी ढूंढा जिसमें ये सारे कुछ मिले, और उसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाया कि हम सभी लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पता चल पाए। यहाँ पे अमेरिका का मतलब नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और कैरेबियन आइलैंड्स। मतलब वो जो पूरा दो कॉन्टिनेंट्स है। अब ये जो हमारी कॉमन फूड है, ये भी एक्चुअली आए कहाँ से? ये अमेरिका से आए। वहां के, और कई बार क्या होता था कि जो नई नई क्रॉप्स हम इंट्रोड्यूस करते थे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, ये कहीं ना कहीं लाइफ और डेथ के बीच का रीजन बन जाती थी, डिफरेंस हो जाता। अब जब पोटैटो यूरोप में पहुंचा तो लोगों को ये ग्रो करना काफी आसान लगा, और जो पुअर्स होते थे उनके लिए ये एक स्टेपल फूड बन गया।
और आयरलैंड जैसे कंट्री ने क्या किया, बड़े लेवल पे जितने भी पेजेंट्स होते थे, जितने भी फार्मर्स होते थे, उन्होंने पोटैटो ग्रो करना शुरू कर दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि कई कई बार ये डिजीज की वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती थी, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ लोगों की स्टावेशन से, भूख से जान चली जाती थी। तो ये खाना कई बार डेंजरस भी हो जाता था गरीबों के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉन्क्वेस्ट, डिजीज, ट्रेड। अब ये जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का ना, इसमें ना सिर्फ ट्रेड होता है, फूड का एक्सचेंज होता है, बल्कि कई बार हम देखते हैं कि कॉन्क्वेस्ट भी होता है, लड़ाइयां भी होंगी, डिजीज भी एक्सचेंज हो जाएगा, और ट्रेड तो होगा ही होगा। अब जरा समझिए, जैसे जैसे 16th सेंचुरी के बाद में आप देखेंगे कि जो ट्रेड है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि लोग अब ओशन रूट्स को यूज करना शुरू करेंगे ट्रेड के लिए। अब यहाँ पे ये जरूरी हो जाएगा कि लोगों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो, नॉलेज हो, लोग हों, तब जाके वो अच्छा एक ट्रेड कर पाएंगे। और जैसे ही यूरोपियंस क्या करेंगे, इन जगहों पे एंटर करेंगे जहां पे वो पहले कभी नहीं थे, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे खुद को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे लोग, जो पास में जो कुछ भी बीमारी इनको हुई थी, वो डिजीज के कैरियर बन के ये अमेरिकन के सामने पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन हो सकता है कि वो डिजीज कभी उनको हुआ ही ना रहा हो, और ऐसी सिचुएशन में अमेरिकन को, या अमेरिकन के अंदर या उनकी बॉडी में, वो कभी एक इम्यूनिटी डेवलप ही ना रही है। और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से अमेरिकन की बहुत बड़े लेवल पे डेथ भी देखने को मिलेगी। स्मॉल पॉक्स से, चिकन पॉक्स से, ये सब एक तरीके से डिजीज को भी एक वेपन बना लेंगे। ठीक है। अब अमेरिका के डिस्कवरी से पहले कभी भी रेगुलर कांटेक्ट नहीं था अमेरिका से, मिलियंस ऑफ इयर्स के लिए। तो वो बिल्कुल एक न्यू वर्ल्ड जैसा ही था। अब वहाँ का वास्ट लैंड, क्रॉप्स, मिनरल्स, जो कुछ भी था, वो सब जगह फैला हुआ था। वहां पे प्रीशियस मेटल्स थे, जिसमें सिल्वर हो गया, जो कि आज के प्रेजेंट डे पेरू में मिलता है, मेक्सिको में मिलता है। उसकी वजह से यूरोप की जो वेल्थ थी वो काफी ज्यादा एक्सपांड हुई, काफी वहां पे फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला यूरोप को। और इसी की वजह से एशिया के साथ इसका ट्रेड भी पॉसिबल हो पाया, जहाँ पे वो हमें प्रेशियस मेटल्स देते थे और बदले में हम उनको स्पाइसेस देते थे, टेक्सटाइल्स देते थे। यहाँ पे एक जगह का भी नाम है, एल्डोराडो। ये एक्चुअल में एक्सपेडिशन सेटअप किए गए, जहां पे ये माना गया कि हमें एक बहुत बड़ी गोल्ड माइन मिल सकती है, या एक सिटी मिल सकती है जहां पे खूब ढेर सारा गोल्ड होगा। साउदर्न अमेरिका में लोगों ने ये एक्सपेडिशंस किए, पोर्टुगीज, स्पेनिश, इन सब ने अमेरिका को कॉलोनाइज करने का भी कोशिश किया, कॉन्क्वेस्ट किए। और मिड 16th सेंचुरी के आसपास इन्होंने ये सारी चीजें शुरू कर दी। अब अमेरिका जो कि अभी उनको वो सारी चीजें पता नहीं है, उनके यहाँ पे साइंस उतना डेवलप नहीं है, उनके यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, उनके यहाँ पे वेपन सिस्टम उतने डेवलप नहीं है। बट यूरोप में तो हो चुके थे, और बीइंग अ सुपीरियर पावर, यूरोप में जो भी वेपन्स थे उसको यूज किया जा रहा था।
और इसके अलावा जर्म्स भी यूज किए जा रहे थे एज अ वेपन, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया। ये सारे के सारे लोग ऐसे जर्म्स को भी स्प्रेड करते थे अमेरिकन के अंदर, जो कि अमेरिकन के लिए डेडली वेपन बन के सामने आया। अमेरिकन को इससे बहुत ज्यादा हार्म हुआ। और वही स्मॉल पॉक्स कहीं ना कहीं यूरोपियंस के लिए काफी नॉर्मल चीज थी, क्योंकि उनके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी। और इन सभी चीजों की वजह से इट वॉज easier फॉर द यूरोपियंस टू डोमिनेट द अमेरिकन। शायद गन्स के उतने काम भी ना हो, जितने भी डिजीज से काम होंगे। और इस डिजीज ने कहीं ना कहीं अमेरिका को यूरोप के सामने कमजोर कर दिया। 19th सेंचुरी के आते आते हंगर, पॉवर्टी, ये सारी चीजें यूरोप में काफी कॉमन हो गई। सिटीज में काफी डिजीज फैलने लगे। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट लोगों में देखने को मिलने लगा। लोग आपस में लड़ते जा रहे थे। और इन सभी चीजों की वजह से डिसेंटर्स बनने लगे लोग। ऐसी ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी जिसको लोग मानने से इनकार करने लगे। डिसेंटर्स मतलब, इफ सपोज मैं हूं, मैं किसी एक सोशल कस्टम को मानने से इनकार कर दे रहा हूँ कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस वजह से भी काफी सारे लोग यूरोप से अमेरिका गए कि नहीं, जो डिसेंटर्स हैं, जो उस रिलीजियस बिलीफ में अपने आप को नहीं कंफर्टेबल मानते हैं, वो सारे के सारे लोग अमेरिका चले गए। वहां पे उन्होंने प्लांटेशन किया, स्लेव्स कैप्चर किए अफ्रीका से, और उन्होंने कॉटन और शुगर जैसी चीजें यूरोपियन मार्केट को वापस सेल करनी शुरू कर दी। 18th सेंचुरी के आसपास चाइना, इंडिया, ये वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज होती थी। बट क्योंकि अब यूरोप एक तरीके से इस पूरे प्रोसेस में कॉलोनीज डेवलप करना शुरू कर देगा, तो चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज धीरे धीरे ही सही, बट वो कमजोर होती जाएंगी। और यही एक रीजन होगा यूरोप के डेवलपमेंट का। और इसी के साथ बोर्ड में आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप अपने क्वेश्चंस को प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। मैं उन क्वेश्चंस पे एक सीरीज बनाऊंगा जिसपे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए उनके प्रॉपर आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन को ही, या ग्लोबलाइजेशन की एक हिस्ट्री समझाने की कोशिश करी गई है कि अगर पहले ग्लोबलाइजेशन था तो वो कैसा रहा होगा, क्या क्या चीजें रही होंगी, क्या क्या चीजें या किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का वो पूरा का पूरा प्रोसेस रहा होगा, कौन कौन सी कंट्रीज उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हुई दिखाई देंगी। ये सारी चीजें इस चैप्टर में थी। चलिए, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।